अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज़ का नावल डबल गेम। ये इस नावल का दूसरा हिस्सा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। सुबह का वक्त था। इमरान ने कार रॉयल होटल के पार्किंग में रोकी और नीचे उतर आया। उसके साथ टाइगर भी नीचे उतरा और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते अंदर की तरफ बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद वो काउंटर पे मौजूद थे। काउंटर पर एक नौजवान खड़ा हुआ था। वो टाइगर को देखकर चौंक पड़ा और उसने बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया। कमरा नंबर 8 में एक गैर मुल्की रिचर्ड रह रहा है, क्या वो कमरे में मौजूद है? टाइगर ने उस नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। जी हाँ, क्या मैं उसको आपकी आमद की इत्तला दे दूं? नौजवान ने कहा। नहीं, हम उससे खुद ही मिल लेंगे, टाइगर ने कहा और तेजी से साइड राहदारी की तरफ बढ़ गया जो पहली मंजिल के कमरों की तरफ जाती थी। इमरान होंठ भींचे उसके साथ था। चंद लम्हों बाद वो कमरा नंबर 8 के सामने मौजूद थे। दरवाजे पर रिचर्ड नाम का कार्ड मौजूद था। टाइगर ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। लहजा गैर मुल्की ही था। मैनेजर, टाइगर ने कहा तो चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और टाइगर और इमरान दोनों दरवाजे पे खड़े एक लंबे धड़ंगे नौजवान को धकेलते हुए अंदर आ गए। टाइगर ने बिजली की सी तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन है आप? ये क्या तरीका है? रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमें कर्नल इखलाक ने भेजा है मिस्टर रिचर्ड, एक अहम इत्तला देनी है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। वो बगौर रिचर्ड को देख रहा था। रिचर्ड एक लम्हे के लिए चौंका और फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। कौन कर्नल इखलाक? मैं तो किसी कर्नल इखलाक को नहीं जानता, मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, रिचर्ड ने कहा। कर्नल इखलाक जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसने पैगाम दिया है कि एमसी की चोरी का राज खुल गया है, आप फौरन होटल छोड़ के चले जाएं, इमरान ने कहा। एमसी? क्या मतलब? ये आखिर आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमने पैगाम देना था, वो दे दिया है, आगे आपकी मर्जी। गुड बाय, इमरान ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर भी खामोशी से वापस मुड़ा और चंद लम्हे बाद वो दोनों कमरे से बाहर तेज तेज कदम उठाते हॉल की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान ने जेब से छोटा सा बटन निकाला, उसे उंगली से दबाया और कान में लगाकर वो हॉल के दरवाजे से बाहर आ गए। मैं क्यों भाग जाऊं? मेरे पास क्या है? जो कुछ था वो तो उसी वक्त चला गया। नॉनसेंस। लेकिन इस चोरी को तो ट्रेस करना नामुमकिन था, फिर कैसे ट्रेस हो गई? अचानक इमरान के कान में रिचर्ड की आवाज सुनाई दी। वो शायद खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। इमरान अब अपनी कार में आके बैठ गया। टाइगर भी साइड सीट पे मौजूद था, लेकिन इमरान ने कार स्टार्ट नहीं की थी। चंद लम्हों बाद रिसीवर उठाने और नंबर डायल करने की आवाज आई और इमरान की पेशानी पर शिकने उभर आई। वो पूरी तवज्जो से नंबर डायल करने की आवाजें सुनता रहा। नंबर को घुमाकर जब छोड़ा जाता तो वापस पहुंचने तक की आवाज इमरान गौर से सुनता, ताकि वो उस आवाज की मदद से मालूम कर सके कि रिचर्ड कौन से नंबर डायल कर रहा है। यस, सूजी बोल रही हूँ, एक मध्यम सी नुस्वानी आवाज सुनाई दी। रिचर्ड बोल रहा हूँ। माल आगे चला गया या नहीं? रिचर्ड की आवाज सुनाई दी। कौन सा माल? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। वही जो तुम मेरे कमरे से ले गई थी, रिचर्ड ने कहा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वजह? सूजी के लहजे में हैरत के साथ गुस्सा भी था। उसकी चोरी को ट्रेस कर लिया गया है और जिस आदमी ने माल उड़ाया है उसने मुझे पैगाम भेजा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, रिचर्ड ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, माल तो रोगली पहुंच भी चुका है, वहां से रसीद भी आ चुकी है, सूजी ने जवाब दिया। ओके, बस यही पूछना था मुझे, रिचर्ड की मुतमईन आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। टाइगर, तुम उस कमरे में जाकर रिचर्ड को खत्म कर दो और वहां से स्पेशल डिक्टाफोन ले आओ, मैं इस दौरान फोन कर लूं। इमरान ने कान से बटन नुमा डिक्टाफोन निकाल के जेब में डाला और फिर कार का दरवाजा खोल के नीचे उतरा
और एक तरफ मौजूद पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि टाइगर कार से उतरकर दोबारा इमारत की तरफ बढ़ गया। फोन बूथ में दाखिल होकर इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। क्योंकि इंक्वायरी के लिए सिक्का डालने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसने कोई सिक्का नहीं डाला था। यस, इंक्वायरी प्लीज। चंद लम्हों बाद एक मुस्वानी आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। इमरान ने लहजे को भारी बनाते हुए कहा। यस सर, फरमाइए सर। दूसरी तरफ से बोलने वाली मोहतरमा ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा, एक नंबर नोट करें और मुझे बताएं कि ये नंबर कहाँ नस्ब है। इमरान ने उसी तरह भारी लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने एक नंबर भी बता दिया। ये नंबर वही था जिसका अंदाजा उसने फोन नंबर डायल करने की आवाज़ों से लगाया था। यस सर, होल्ड डाउन करें सर। दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छी तरह चेक करें और दुरुस्त बताएं, ये इंतहाई अहम मामला है। इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। इमरान को मालूम था कि अब एक्सचेंज में कंप्यूटर काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर में ये नंबर फीड करके पूरी तफसील मालूम कर ली जाएगी। हेलो सर। चंद लम्हों बाद ही ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, ये नंबर नौशाद कॉलोनी की कोठी नंबर 81 सी ब्लॉक में नस्ब है और लेडी डॉक्टर सूजी पॉल के नाम पर है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब ये कहने की तो जरूरत नहीं कि इट इज टॉप सीक्रेट। इमरान ने लहजे को और ज्यादा भारी बनाते हुए कहा। मैं समझती हूँ सर। दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और टेलीफोन बूथ से बाहर आ गया। उसी लम्हे टाइगर तेज तेज कदम उठाता पार्किंग की तरफ आता दिखाई दिया। इमरान कार में बैठ गया और उसने कार स्टार्ट की। चंद लम्हों बाद टाइगर भी साइड सीट पर आकर बैठ गया तो इमरान ने कार मोड़ी और कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ता चला गया। डिक्टाफोन ले आया हूँ बॉस, और रिचर्ड का भी खात्मा कर दिया है। टाइगर ने जेब से एक छोटा सा बटन निकालते हुए कहा। डैशबोर्ड में रखो इसे, मैंने मालूम कर लिया है। रिचर्ड ने जिस सूजी को फोन किया था वो निशाद कॉलोनी की कोठी नंबर 81 सी ब्लॉक में रहती है। पूरा नाम लेडी डॉक्टर सूजी पॉल है। इमरान ने कहा। तो आप निशाद कॉलोनी जा रहे हैं? टाइगर ने पूछा। हाँ, उससे फौरी पूछगिछ करनी है क्योंकि सूजी ने रिचर्ड को यही बताया है कि एमसी रोगली पहुंच चुका है और रोगली साडान का दारुल हुकूमत है। इमरान ने कहा और टाइगर ने असबात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 25 मिनट की तेज और मुसलसल ड्राइविंग के बाद इमरान निशाद कॉलोनी के सी ब्लॉक में दाखिल हो चुका था। कोठी नंबर 81 तलाश करने में उसे ज्यादा दिक्कत ना हुई। ये दरमियाने दर्जे की कोठी थी। उसके एक साइड पर बाकायदा डॉक्टर सूजी पॉल का क्लिनिक बना हुआ था। क्लिनिक में कई मर्द और औरतें नजर आ रही थी। वहाँ 2 कारें भी मौजूद थी। इमरान ने उनके साथ जाके कार रोकी और नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से टाइगर भी नीचे उतर आया और फिर वो इमरान के साथ ही क्लिनिक में दाखिल हो गया। एक तरफ एक अंधे शीशे का दरवाजा था जिस पर डॉक्टर का लफ्ज लिखा हुआ था। इमरान उस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जी साहब, एक मुलाजिम ने उन्हें रोकते हुए पूछा। लेडी डॉक्टर साहिबा से मिलना है। इमरान ने रुककर मुस्कुराते हुए कहा। कार्ड लीजिए और अपने नंबर का इंतजार कीजिए, मुलाजिम ने कहा और हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। कौन सा नंबर है? इमरान ने कहा। 12, और अभी दूसरा नंबर गया है और 500 रुपए मुआयना फीस के दे दीजिए। मुलाजिम ने कहा। 500 रुपए? ये तुम्हारी लेडी डॉक्टर क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत है? इमरान ने कहा। जी क्या कह रहे हैं आप? मुलाजिम ने कदरे हैरत लेकिन गुस्सीले लहजे में कहा। भाई, सिर्फ लेडी डॉक्टर के मुआयने यानी रूनुमाई के 500 मांग रहे हो? इतनी कीमती तो शायद मिस यूनिवर्सल की भी रूनुमाई ना होती होगी। इमरान ने कहा और एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाइए, इस तरह आप? मुलाजिम ने कदरे सख्त लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ 2 कदम उछलकर फर्श पर दूर जा गिरा। टाइगर का हाथ घूम गया था। खबरदार, अब अगर ऊंची आवाज से बात की, समझे? हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, टाइगर ने घुर्राते हुए कहा और मुड़कर इमरान के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक खातून बाहर निकल आई। इमरान थोड़ा एक तरफ हटा और उस खातून के निकल जाने के बाद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया।
ये कमरा वाकई किसी डॉक्टर के मुआयना रूम के अंदाज में सजाया गया था। मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी जिसके जिस्म पर सफेद रंग का कोट मौजूद था। इमरान के पीछे टाइगर भी अंदर दाखिल हो गया। जी, इधर तशरीफ लाइए, लेडी डॉक्टर ने कारोबारी अंदाज में कहा और स्टूल की तरफ इशारा कर दिया। वो जाहिर है यही समझी थी कि इमरान बतौर मरीज उससे मशवरा लेने आया है। आपका नाम लेडी डॉक्टर सूजी पॉल है? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरा नाम भी नहीं जानते? सूजी ने हैरानी से कहा। हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है। आप जरा इधर अलहदा कमरे में आ जाइए, हमें आपसे चंद जरूरी बातें करनी है। इमरान ने उसी तरह खुश्क लहजे में कहा। क्या मतलब? ये क्या तरीका है? मैं इस वक्त अपने क्लिनिक में हूँ, बाहर मरीज बैठे हैं। ये वक्त है आपके आने का? शाम को आइए, फिर बातें होंगी। इस वक्त मैं फारिग नहीं हूँ, सूजी ने करख लहजे में कहा। टाइगर, तुम बाहर का ख्याल रखना, मैं जरा लेडी डॉक्टर साहिबा से वक्त ले लूं, इमरान ने मुड़कर कहा और उसी के साथ ही उसने सूजी का बाजू पकड़ा और एक झटके के साथ उठाकर खड़ा कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, डॉक्टर सूजी ने चीखते हुए कहा। लेकिन इमरान उसी तरह उसे बाजू से पकड़े घसीटता हुआ अकबी दीवार में बने एक दरवाजे की तरफ ले गया जिस पर मुआयना रूम लिखा हुआ था। तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, डॉक्टर सूजी ने उस छोटे में कमरे में पहुंचते ही चीख कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई फर्श पर जा गिरी। इमरान ने एक जोरदार झटके से उसे फर्श पर धकेल दिया था। फिर इससे पहले कि वो उठती, इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखा और उसके साथ ही उसने पैर को जरा सा मोड़ दिया और सूजी के हलक से बेइख्तियार खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगी। उसका चेहरा बुरी तरह मस्क हो गया था और उसका उठने की पोजीशन में आया हुआ जिस्म एक झटके से साकित हो गया था। वो पुर्जा जो एटॉमिक प्लांट एरिया से रिचर्ड ने हासिल करके तुम्हें भेजा था, वो तुमने कहाँ भेजा है? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो, सूजी ने खड़खड़ाहट भरी आवाज में कहा। तो इमरान ने पैर को जरा सा और मोड़ दिया तो डॉक्टर सूजी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी और इमरान ने पैर को जरा सा वापस मोड़ लिया। बताती हूँ, खुदा के लिए ये अजाब खत्म करो, पैर हटा लो, डॉक्टर सूजी ने अटक अटक कर कहा। बताओ, वरना तुम्हारी एक एक रग चटक जाएगी। बोलो, इमरान का लहजा बेहद सर्द था। वो मैंने रोगली भेज दिया है मार्टिन के जरिए, सूजी ने जवाब दिया। तो इमरान ने पैर हटाया और झुककर सूजी को बाजू से पकड़ा और एक झटके से उठाकर उसे कुर्सी पर धकेल दिया। सूजी बेइख्तियार लंबे लंबे सांस ले रही थी। देखो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तफसील से बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और रोगली में तुमने ये पुर्जा कहाँ भेजा है। इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल सूजी की पेशानी पे रखते हुए कहा। मुझे मत मारो, मैंने तो ये सब काम रकम लेकर किया है, सूजी ने जवाब दिया। सिर्फ 3 तक गिनूंगा और उसके बाद ट्रिगर दबा दूंगा, इमरान ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने गिनती भी शुरू कर दी। इमरान के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि अभी उसने 2 तक ही गिना था कि सूजी हज़ियानी अंदाज में चीखी। रुक जाओ, मत मारो, मैं बताती हूँ। बताओ, बोलती जाओ, मगर कोई गलत लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से ना निकले, इमरान ने घुर्राते हुए कहा। मेरा ताल्लुक एक तंजीम कांस्टाइन से है। कांस्टाइन एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसके बॉस का नाम भी कांस्टाइन ही है। मुझे नहीं मालूम कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अलबत्ता मैं यहाँ पाक एशिया में इसकी इंचार्ज हूँ। यहाँ मेरा काम मुखबरी है। मुझे सेक्शन चीफ की तरफ से हुक्म मिला कि उनका आदमी रिचर्ड जो रॉयल होटल में रह रहा है, अगर कोई पैकेट मुझे भेजे तो मैं उस पैकेट को अपने मुलाजिम मार्टिन के जरिए साडान के दारुल हुकूमत रोगली भिजवा दूं। उसके लिए चाहे मुझे चार्टर जहाज ही क्यों न करवाना पड़े। फिर रिचर्ड ने फोन किया और उसने बताया कि उसने पैकेट हासिल कर लिया है, तो मैंने उसके पास जाकर पैकेट अपनी तहवील में ले लिया। फिर एक चार्टर जहाज करवाया और वो पैकेट मार्टिन को देकर फौरन रोगली रवाना कर दिया। उसके बाद मुझे सेक्शन चीफ का फोन मिला कि पैकेट उसे मिल गया है, लेकिन अब मार्टिन वापस नहीं आएगा।
बस मुझे इतना ही मालूम है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम, सूजी ने जवाब दिया। ये तुम्हारा सेक्शन चीफ कौन है और कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसका सिर्फ फोन आता है, मखसूस कोड के जरिए उससे बात होती है और बस। रकम अलबत्ता एक्रीमिया के एक बैंक के जरिए मेरे अकाउंट में जमा करा दी जाती है, सूजी ने जवाब दिया। उस मार्टिन का हुलिया बताओ, इमरान ने कहा तो सूजी ने हुलिया बता दिया। तुम उस सेक्शन चीफ को किस तरह कोई इत्तला देती हो? इमरान ने पूछा। वो खुद फोन करता है, मुझे उसका नंबर मालूम नहीं है, सूजी ने जवाब दिया। तो इमरान ने रिवॉल्वर हटाया और उसके साथ ही उसका हाथ घूमा और सूजी की कनपट्टी पर ज़रब लगी तो सूजी के हलक से चीख निकली और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गई। इमरान तेजी से उस कमरे के एक तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दरवाजा खोला तो दूसरी तरफ एक गली थी जो उस कोठी की साइड से गुजर रही थी। इमरान तेजी से बाहर मुड़ा और क्लिनिक वाले कमरे में आ गया। टाइगर वहां मौजूद था। टाइगर, साइड में एक गली है, वहां कार ले आओ, मैं इस सूजी को साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि इस नई तंजीम के बारे में इससे मज़ीद तफसील हासिल कर सकूं, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर तेजी से वापस मुड़कर उस मुआयना रूम में आ गया। चंद लम्हों बाद उसे कार की आवाज़ अकबी गली में सुनाई दी तो उसने आगे बढ़कर कुर्सी पर पड़ी सूजी को उठाकर कंधे पर डाला और दरवाज़ा खोलकर अकबी गली में निकल आया। यहाँ टाइगर कार का अकबी दरवाज़ा खोले खड़ा था। इमरान ने बिजली की सी तेजी से सूजी को कार की अकबी सीट के दरमियान डाला और दरवाज़ा बंद करके वो तेजी से साइड सीट पर बैठ गया। टाइगर उस दौरान घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। ये गली आगे से खुली है, निकल चलो, इसे राना हाउस ले जाना है, इमरान ने कहा तो टाइगर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। इमरान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे क्योंकि सूजी के बयान के मुताबिक एमसी पाक एशिया से बाहर जा चुका था और उसे मालूम था कि अब उसके हसूल के लिए तवील जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बड़े से कमरे में मौजूद एक मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र लेकिन बावकार सा आदमी फोन का रिसीवर कान से लगाए बैठा हुआ बातों में मसरूफ था। इसी दौरान मेज पे रखे हुए फोन की घंटी बज उठी तो उस आदमी ने ओके कहकर कान से लगा हुआ फोन का रिसीवर क्रेडल पर रखा और हाथ बढ़ाकर सुर्ख रंग का रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड वास्कर बोल रहा हूँ, अधेड़ उम्र आदमी ने बावकार लहजे में कहा। फ्रेड बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से एक मर्दाना लेकिन मौदबाना आवाज सुनाई दी तो लॉर्ड बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। ओ तुम, खैरियत, कैसे फोन किया? लॉर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे फ्रेड के यहाँ फोन करने पर उसे बेहद हैरत हो रही हो। जनाब, ऑफिस तो कल खुलना था लेकिन मामला क्योंकि इमरजेंसी था इसलिए मुझे मजबूरन बराह रास्त यहाँ फोन करना पड़ा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, क्या इमरजेंसी है? लॉर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। एमसी के सिलसिले में पाक एशिया से खसूसी इत्तलात मौसूल हुई हैं, फ्रेड ने कहा तो लॉर्ड एक बार फिर चौंक पड़ा। एमसी के बारे में खसूसी इत्तलात, क्या मतलब? लॉर्ड ने हैरानी से कहा। आपको तो इल्म है कि एमसी काइनस्टाइन ग्रुप के जरिए पाक एशिया से हासिल करके रोगली मंगवाया गया था और वहां से उसे 0 पॉइंट पर पहुंचाया गया और काइनस्टाइन ग्रुप के जिन लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया था उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और हमने अपने ख़ास आदमी आमिर का भी खात्मा करवा दिया था, फ्रेड ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, लॉर्ड ने होंठ चबाकर कहा। अब काइनस्टाइन ने मुझे इत्तला दी है कि पाक एशिया से उसके सारे सेटअप को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ उसका ख़ास आदमी रिचर्ड, उसकी वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर सूजी और उसके ग्रुप के 10 अफराद जो वहाँ पर काम करते थे सब ख़त्म कर दिए गए हैं। काइनस्टाइन के ख़ास मुखबर ने जब उसे ये इत्तला दी तो उसने वहाँ तहकीकात करवाई। उसके नतीजे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो इंतहाई चौंका देने वाली है। काइनस्टाइन का ये सेटअप एमसी की वजह से ख़त्म हुआ है और उसे ख़त्म करने वाला पाक एशिया का मशहूर एजेंट अली इमरान है। और जनाब, उसके साथ साथ ये इत्तला भी मिली है कि काइनस्टाइन का जो आदमी एमसी लेकर पाक एशिया से रोगली पहुंचा था उसके बारे में भी इंक्वायरी की जाती रही है। ये इंक्वायरी
रोगली के एक मुखबरी करने वाले ग्रुप मिंस्टर ने की है, लेकिन मार्टिन चूंकि हलाक कर दिया गया था इसलिए उनकी इंक्वायरी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। अब कांस्टाइन ने कहा है कि चूंकि उसका सारा सेटअप पाकेशिया में हमारे मिशन की वजह से ख़त्म किया गया है, इसलिए हम उसे उतना ही मुआवजा मजीद दें जितना पहले दिया गया है। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है जनाब, फ्रेड ने तफसील बताते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि कांस्टाइन का मुतालबा पूरा कर दिया जाए? लॉर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा ख्याल है जनाब कि कांस्टाइन अब हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। उसके आदमियों से लामहला पाकेशिया में उसके हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर ली गई होंगी और फिर इमरान पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। लामहला पाकेशिया सीक्रेट सर्विस एमसी की वापसी के लिए काम करेगी और कांस्टाइन तंजीम चाहे कितनी ही ताकतवर हो, वो पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के काम करने का अंदाज कतई मुख्तलिफ होता है। और जैसे ही वो लोग कांस्टाइन तक पहुंचेंगे उन्हें सारे सेटअप के मुतालिक इतलात मिल जाएंगी। इसलिए मेरा तो मशवरा ये है कि उस कांस्टाइन को ही ख़त्म कर दिया जाए। फ्रेड ने जवाब दिया तो लॉर्ड का चेहरा फ्रेड की बात सुनकर खिल उठा। गुड, मुझे तुम्हारा ख्याल सुनकर बेहद मुसर्रत हुई है। मैं भी यही चाहता था, लेकिन सिर्फ कांस्टाइन ही क्यों, उसकी तंजीम का भी तो खात्मा करना चाहिए। लॉर्ड ने कहा, जनाब, असल आदमी कांस्टाइन खुद है और सिर्फ वही हमारे मुतालबे और एमसी के बारे में जानता है, इसलिए सारी तंजीम के खात्मे की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। मैं सिर्फ कांस्टाइन का खात्मा कर दूंगा। इस तरह किसी को इल्म भी ना होगा कि उसका खात्मा किसने किया है। उसका नायब डिक है, वो खुद ब खुद तंजीम का चीफ बन जाएगा। फिर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस इस सारी तंजीम के एक एक आदमी की हड्डियां तोड़ डाले, उसे हमारे मुताले और एमसी के बारे में कभी कुछ मालूम ना हो सकेगा। फ्रेड ने जवाब दिया। गुड, ये ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त है। जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके उसका खात्मा कर दो। लॉर्ड ने जवाब दिया। यस सर, ये हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और दरख्वास्त भी है। फ्रेड ने कहा तो लॉर्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसी दरख्वास्त? लॉर्ड ने चौंक कर पूछा। मेरी दरख्वास्त है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस जब तक मुकम्मल तौर पे नाकाम होकर मायूस ना हो जाए, हम अपना हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दें और अंडरग्राउंड हो जाएं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लोग किसी भी जरिए से हमारा सुराग लगा लें। फ्रेड ने कहा, ये क्या कह रहे हो? हेडक्वार्टर तो खासा बड़ा है, उसे कैसे ऑफ किया जा सकता है? लॉर्ड ने हैरानी से कहा, जनाब, पूरी तंजीम टॉप वर्ल्ड को बचाने और उसके खुफिया लेबॉर्ट्री, असला खानों और उसके तमाम दीगर मुताल्लिकात को बचाने के लिए ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है जनाब। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में आपको इसराइल से पहले ही इत्तलात तो मिल चुकी हैं। हमने टॉप वर्ल्ड को हर सूरत में उस तंजीम की नज़रों से बचा के रखना है। एमसी की हद तक तो हम मजबूर थे, हमें हर सूरत में उसे वहां से वापस हासिल करना था, वरना पाकेशिया ऐसी खौफनाक ताकत बन जाता कि इसराइल भी उसके मुकाबले में कमज़ोर पड़ जाता। लेकिन अब जबकि एमसी हमने वापस हासिल कर लिया है, तो अब टॉप वर्ल्ड को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, वरना उस खौफनाक तंजीम के कानों में उसकी मामूली सी भिनक भी पड़ गई तो एमसी तो क्या सब कुछ तबाह हो सकता है, और ये लोग इस मामले में भूत कहलाते हैं जनाब। फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो तुम्हें और मुझे भी हेडक्वार्टर से बाहर जाना होगा। लॉर्ड ने कहा, यस सर, जब तक ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता हमें भी 0 पॉइंट पर ही रहना होगा। फ्रेड ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, तुमने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। हेडक्वार्टर तो दोबारा बन जाएगा और नए आदमी भी दोबारा भर्ती हो जाएंगे, लेकिन पूरी तंजीम को रिस्क में नहीं डाला जा सकता। तुम हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर ऑफ कर दो और 0 पॉइंट पहुंच जाओ, और मैं भी कल वहां पहुंच जाऊंगा। लॉर्ड ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो लॉर्ड ने रिसीवर रखकर बेख्तियार एक तवील सांस लिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस इक़दाम पर दिली तौर पर खुश नहीं है।